बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद मुनीबुर रहमान, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, और आज हम अपना टेस्ट नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट और टेस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियली सिमेट्रिकल एंड पोजेस्ड नेमाटोसिस्ट। तो बेसिकली नेमाटोसिस्ट हमारे पास जो होते हैं, इट इज़ बेसिकली द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑर्गेनिज्म, निडेरियंस। एंड निडेरियंस का दूसरा नाम क्या होता है? बेसिकली कॉलंट्रेट्स नाम होता है इनका दूसरा। So basically option B is the correct answer, क्योंकि nematocyst is the characteristic feature of coelenterates and they are also the radially symmetrical animals. So option B is the correct answer. The body cavity completely surrounded by the tissue derived from the mesoderm that provide a cushioning for the internal organ. इस cavity को हम basically सीलोम कहते हैं, और basically जो सीलोम होता है वो mesoderm के दरमियान होता है। basically suppose this is the and this is basically the exoderm and this is basically the endoderm and this is basically the mesoderm, दरमियान mesoderm। बेसिकली mesoderm के दरमियान एक कैविटी होती है जिसको हम सीलोम कहते हैं। अगर यहाँ पे डायग्राम बनी हुई तो मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं बनी हुई लेकिन आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसकी डायग्राम। द करेक्टरिस्टिक कॉमन ऑफ ऑल कॉर्डेट्स इज दैट इज लैकिंग इन अदर एनिमल्स। इज बेसिकली हमें पता है कि बेसिकली जो कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स जो PTB की बुक में लिखी हुई है उसमें ये करेक्टरिस्टिक है कि उनकी बेसिकली उनके पास एक तो होती है वर्टिब्रा होती है, और उसके बाद उनके पास स्पाइनल कॉर्ड होती है, डोर्सल स्पाइनल कॉर्ड। एंड एक ये भी करेक्टरिस्टिक है कि उनके अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ, या कभी भी लाइफ साइकिल में। जैसे फिशेस हैं, अगर वो कॉर्डेट्स हैं तो उनकी पूरी ज़िंदगी है, लेकिन ह्यूमंस की एंड डिफरेंट मैमल्स की उनकी सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एंड बेसिकली द प्रेसेस ऑफ 3 जम्स लेगी तो सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। प्रेसेस ऑफ वर्टिब्रा इज़ नॉट द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिकली द कॉमन ट्रू सीलोम, ये भी बहुत से ऑर्गेनिज्म में होते हैं। एम्ब्रियोनिक अपीयरेंस ऑफ द आर्च एंड टिरॉन, दिस इज नॉट द करेक्टरिस्टिक। ओके, द डिटेरियोस्टोम्स डिफर फ्रॉम द प्रोटोस्टोम्स इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट एक्सेप्ट। ओके, मतलब कि डिफर करते हैं एक्सेप्ट किसमें? तो बेसिकली अर्ली क्लीवेज ऑफ जाइगोट, यस, ड्यूटेरियोस्टोम्स में अर्ली क्लीवेज ऑफ जाइगोट होती है। अल्टीमेट फंक्शन टू ऑफ एन ओपनिंग ऑफ आर्च एंड टिरॉन, यस, दिस इज आल्सो करेक्ट। ये डिटेरियोस्टोम की कैरेक्टरिस्टिक है। द नंबर ऑफ जर्म सेल्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, वी नो दैट basically the protostomes and deuterostomes, these are both tribes of triploblastic animals. तो बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की टाइप्स, सो बेसिकली नंबर ऑफ जर्म्स जो होती हैं वो इसमें सेम होती हैं, सो इसमें डिफर नहीं करेगी। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। The amphibian's heart, we all know, it is written in your textbook that amphibian's heart has basically 3 chambers. So option B is the correct answer. The amphibians live on, we all know that amphibians जो होते हैं basically amphi means and beings, basically ये both पे रहते हैं। So basically they live in both water and land, just like जैसे frogs हैं and some basically types of snakes हैं। So basically these are the amphibians, they live on both land and water. Egg laying mammals are called, we know that egg laying mammals बेसिकली प्रोटोथीरा भी एग लेइंग मैमल्स हैं, उसके अलावा मोनोट्रीम्स भी एग लेइंग मैमल्स हैं, लेकिन जो प्रोटोजोआ है एंड कोडाटा, दीज आर नॉट द एग लेइंग मैमल्स। सो बेसिकली ऑप्शन ए एंड डी बोथ आर करेक्ट। सो ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। द ऑर्गन विच प्रोड्यूस वॉइस इन बर्ड्स, वी ऑल नो दैट हमारे अंदर जो वॉइस बॉक्स होता है इन मैमल्स उसको हम कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। लेकिन वही वॉइस बॉक्स इन बर्ड्स के अंदर उसको हम सेरिंग्स कहते हैं, जो इनके अंदर वॉइस प्रोड्यूस करवाता है। सो बेसिकली ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सीलोम इज़ द कैविटी लाइन बाय द मेसोडर्म, जैसे कि मैं पहले एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो दिस इज़ द डायग्राम, दिस इज़ द एक्टोडर्म, दिस इज़ द मेसोडर्म और दिस इज़ द एंडोडर्म। और बेसिकली मेसोडर्म की लेयर्स के दरमियान कैविटी है जिसको हम बेसिकली सीलोमिक कैविटी बोलते हैं। सो बेसिकली ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव इंटरमीडिएट होस्ट? तो बेसिकली टेप वर्म्स, लिवर फ्लूक एंड प्लाज्मोडियम, दे ऑल नीड सम इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट वो होता है बेसिकली कि ये बेसिकली लाइफ साइकिल का कुछ पार्ट इंटरमीडिएट होस्ट में पूरा करते हैं, और बेसिकली जो कुछ पार्ट है इनका बेसिकली वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में होता है। सो बेसिकली एस्कैरिस जो होता है इसका कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है, ये पूरा का पूरी लाइफ एक ही ऑर्गेनिज्म में पूरी करता है। सो बेसिकली ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Which one of the following is a freshwater sponge? This is basically written in PTB as well as Federal. So basically you have to remember the spongilla is basically the freshwater sponge. So option D is the correct answer. Pseudocoelom is actually derived from, हमें पता है कि बेसिकली जो सिलोम है वो मीजोडर्म से डेवलप होता है,
लेकिन जो स्यूडोसिलोम है वो मीजोडर्म से डेवलप नहीं हो रहा था, बेसिकली वो ब्लास्टोसील से डेवलप होता है. This is basically the difference between pseudocoelom and coelom. Pseudocoelom is the false coelomic cavity and it developed from the blastocoel. So option A is the correct answer. An organism appear to be segmented worm. अच्छा, एक segmented worm है. Upon observation, it determined that organism has closed circulatory system, a mouth, and an anus, and does not have exoskeleton. This organism must belong to the phylum. We know that segmented worms का दूसरा नाम क्या होता है? Annelida. So basically हम direct इसका Annelida पे जाएंगे. So basically option B is the correct answer. द स्पीशीज़ ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मंथीज. प्लेटीहेल्मंथीज की जो स्पीशीज़ होती है वो क्या कहते हैं? बेसिकली जो प्लेटीहेल्मंथीज है इसका दूसरा नाम क्या होता है? बेसिकली फ्लैट वर्म्स. बेसिकली द स्पीशीज़ ऑफ प्लेटीहेल्मंथीज का द फ्लैट वर्म्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज बेसिकली, हमें पता है कि इकाइनोडर्म्स की कैनाल सिस्टम नो, देयर इज नो कैनाल सिस्टम, ट्रैकियल सिस्टम नो, देयर इज नो ब्रैंकियोलर सिस्टम नो. बेसिकली जो इकाइनोडर्मेटाज हैं इनका एक करेक्टरिस्टिक फीचर ये है इकाइनोडर्म्स कि इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम मौजूद होते हैं. तो जैसे हमारे पास स्टारफिश है तो इसके अंदर एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम मौजूद है. तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है? बेसिकली वाटर एक लार्ज कैविटी से इनलेट किया जाता है और फिर बाकी बाद में स्मॉल कैविटीज़ के स्मॉल कैनालिकुलाई से इनको निकाल दिया जाता है. एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है एंड इससे ये न्यूट्रिशन भी हासिल करते हैं. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिश? फ्लाइंग फिश, ऑफ कोर्स इट इज़ अ फिश. सैल्मन, इट इज़ अ फिश. सी हॉर्स इज अ फिश. ऑल ऑफ अबव, दीज आर ऑल फिशेस. वन सिमिलैरिटी बिटवीन एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स. हमें पता है कि एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स के दौरान बहुत सी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जैसे बोथ आर सेगमेंटेड, दोनों सेगमेंटेड होती हैं. उसके अलावा इनके अंदर और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इनके अंदर वेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड होती है, नर्व कॉर्ड, सॉरी वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है. एंड बहुत सी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो वन सिमिलैरिटी का है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. नहीं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. नाइट्रोजन प्लेस यूरिक एसिड, नो, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट. वेंट्रल, यस, दिस इज द करेक्ट. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन द टू. एंड दोनों का माउथ भी होता है, एनस भी होता है. जैसे दोनों की कैरेक्टरिस्टिक यही है कि माउथ प्लस एनस, इनके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं. एंड बोथ कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन. तो बेसिकली ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आर्थ्रोपोड्स जो कि आपस में मीट करती हैं. सो बेसिकली ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि बाकी ऑप्शंस नहीं हैं. एनिमल्स लाइक स्टारफिश. Animal like starfish have of neurons in each arm connected to the ring of neuron. Basically वो कहते हैं it is based on the ring of neurons and all the arms have basically the neurons. And this type of nervous system, this type of nervous system is called diffuse nervous system. Diffuse nervous system इसलिए इसको कहते हैं. बेसिकली इसके अंदर कोई ब्रेन नहीं होता और कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन नहीं होती, लेकिन स्मॉल गैंग्लियम एग्जिस्ट कर सकते हैं जो कि कंट्रोल कर रहे थे. बेसिकली इसके अंदर डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है. सो बेसिकली ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ विविपैरस एनिमल. तो विविपैरस वो एनिमल्स होते हैं जो बेसिकली जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं देयर यंग वंस को. बेसिकली इसके अंदर गोट है, सिर्फ वही विविपैरस है. तो डक ओवोपैरस एंड क्रोकोडाइल बेसिकली आल्सो ओवोपैरस. सो बेसिकली ऑप्शन मैमल ही नहीं है, तो बेसिकली उसको हम क्रोकोडाइल को हम किसी में भी नहीं करते. ओके, पोर्कुपाइन इज़ अ मैमल बिकॉज the scales on the body are modified as spines for protection against predators. No, this is not the characteristic. It is basically non-mammalian like characteristic. It lays eggs and mammary gland. No, this is also not characteristic. The fur on the body is modified as spines and warm-blooded. This is also none of the above is correct. तो basically इसकी कोई भी ऐसी चीज़ इसमें से correct नहीं है. So option D is the correct answer. Ascaris lumbricoides. It is basically the intestinal parasite. और बेसिकली ये हमारे इंटेस्टाइन में लग जाता है एंड ये हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंचता कहते हैं. सवाल खुद ब खुद तो प्रोड्यूस होता नहीं. तो बेसिकली जब हम माउथ से कंटेमिनेटेड हैंड से, पहले माउथ हैंड से जाता है, जब हम डस्ट वाले हाथ मतलब कि एनवायरनमेंट में मौजूद था, हमने इसके एग लिए, हमारे एग हमारे नाखून में फंस गए. हमारे जैसे नाखून कुछ को बड़े रखने के शौक होते हैं, तो बेसिकली नाखून में फंस गए, जिसकी वजह से फिर माउथ में गया एंड माउथ से फिर इंटेस्टाइन में गया. सो दैट्स वाई ये हाउ ये आता है. तो बेसिकली इट इज़ एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. Which one of the following is not a parasite? So platyhelminthes is the parasite, annelids are the parasite, nematodes are the parasite, but porphyria is not a parasite. So option A is the correct answer. Arthropods have jointed legs, which mean that तो basically arthropods की jointed legs होती हैं.
तो जॉइंटेड नाम से ज़ाहिर है, जॉइंटेड लेग मतलब कि इसके अंदर जॉइंट्स होते हैं, बहुत से जॉइंट्स होते हैं। तो आर्थ्रोपोड की तरह प्रैक्टिस्टिक देखेंगे कि उनके ऐसी होगी ये टांगें, बेसिकली दे हैव मैनी जॉइंट्स, एंड ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। The respiratory pigment found in the chordates, of course, the respiratory pigment found in the chordate is hemoglobin, and other hemocyanin and hemolymph are present in other type of animals. So basically, option A is the correct answer. Largest invertebrate is basically squid. Largest invertebrate is squid, and largest vertebrate is the blue whale. So option B is the correct answer. The main difference between the chordates and hemichordates is that we know that the main difference is basically their nervous system. तो बेसिकली कोर्डेट्स में नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस होता है, जैसे हमने कहा कि इनकी दे हैव द डोर्सल स्पाइनल कॉर्ड, एंड इन द बेसिकली द हेमिकॉर्ड्स देयर इज अ डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, यू कैन सी इन दिस डायग्राम. सो बेसिकली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Which one of the following is not true about the annelids? Of course, these are annelids are segmented, they are triploblastic, they are bilaterally symmetrical. ये बातें बिल्कुल ठीक है. तो एक कैरेक्टरिस्टिक इनके बारे में ठीक नहीं है कि ये सूडोसिलोमेट्स नहीं होते, बल्कि ये सिलोमेट्स होते हैं. आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, दीज आर द सिलोमेट्स, एंड एम्ब्रियोनिकली इनमें सिलोम कैविटी भी मौजूद होती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्थ्रोपोड्स हैव सिंपल आइज? तो बेसिकली हमारे पास आर्थ्रोपोड्स होते हैं, ज़्यादातर उनके पास कंपाउंड आइज होती हैं. बेसिकली आई शुड यूज़ अ न्यू पेज. तो ज़्यादातर जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं दे हैव कंपाउंड आइज. व्हाट टाइप ऑफ आइज दे हैव? कंपाउंड है, जैसे क्रुस्टेशियंस है, मॉस्कीटो है, बटरफ्लाई है. बट लेकिन जो स्पाइडर है इसकी सिंपल आइज होती हैं. 8 आइज हैं इसके पास, सिंपल आइज हैं, जो कि इसको ज़्यादा सा व्यू देती हैं, पैनोरमिक व्यू देती हैं. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिश हैज़ लंग्स? तो बेसिकली डिप्लोनाइक की जो फिश है इनको इनके पास लंग्स होती हैं, एंड वी आल्सो कॉल देम लंग फिशेस. सो बेसिकली दे हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग. यू कैन सी इन दिस डायग्राम दे हैव लंग्स. द लंग्स ब्रीदिंग भी हो रही है इनके दरमियान. यू कैन सी द एक्सचेंज. आई हैव बेसिकली आई एम शोइंग यू द डायग्राम. सो अब हमारे पास MCQs है. विच एनिमल हैज़ नो नीड ऑफ गैल ब्लैडर? तो इन सब में से जो हर्बीवर्स होते हैं उनको गैल ब्लैडर की ज़रूरत नहीं होती है. अब इसकी क्या वजह होती है? बेसिकली जो हर्बीवर्स होते हैं जैसे गोट्स हो गए, ये हर वक्त तक खाते रहते हैं, हर वक्त तक ये ग्रेजिंग करते रहते हैं, एक्सेप्ट कि बस सो जाएं. तो इनका काम क्या है? बस सोना और खाना, और सोते भी थोड़े हैं, उसके बाद खाना 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 खाना. तो अब जब ये ग्रेजिंग करते हैं ज़्यादातर, तो बेसिकली हर वक्त ही फूड अंदर आ रही है, तो बेसिकली हर वक्त ही फूड की डाइजेशन हो रही है. तो बेसिकली बाइल डक्ट का काम क्या था? बेसिकली गैल ब्लैडर का काम क्या था? इस बेसिकली बाइल की स्टोरेज करवानी थी, ताकि जब खाना खाएं हम तब ये एक्ट कर सकें. लेकिन गोट में तो हर वक्त ही खाना हज़म हो रहा है, लेकिन डिफरेंट एनिमल्स में सिर्फ एक ख़ास वक्त पर खाना हज़म होता है. इसमें हर वक्त खाना हज़म हो रहा है, तो हमें बाइल को डायरेक्ट लीवर से इंटेस्टाइन में डालने की ज़रूरत होती है, ताकि लीवर से प्रोड्यूस होती रहे और इंटेस्टाइन में जाके एक्ट करती रहे, क्योंकि खाना हर वक्त ही हज़म हो रहा है. लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जैसे हम हो गए, लाइन हो गया, कैट हो गई, ये ख़ास वक्त पे खाना खाते हैं और फिर इनका ख़ास वक्त पे खाना हज़म होता है. इसलिए लीवर बाइल प्रोड्यूस करता रहता है, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है. स्पेसिफिक टाइम पे जब फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को रीच करती है, ये बाइल रिलीज होती है. दैट्स वाई जो गोट्स होती हैं उनमें गॉल ब्लैडर की ज़रूरत नहीं होती. द फेट ऑफ ईच ब्लास्टोपोर इज़ फोरटोल्ड इन. वी बेसिकली नो दैट आर्थ्रोपोड्स के अंदर ब्लास्टोपोर की जो है उसको फोरटोल्ड कर दिया, क्योंकि जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो प्रोटोस्टॉम्स हैं, और प्रोटोस्टॉम में ब्लास्टोपोर की फेट हम आगे ही बता देते हैं. फोरटोल्ड हमें पता होता है कि इसने आगे जाके क्या स्ट्रक्चर डेवलप करना है. लेकिन जो ड्यूटेरोस्टॉम्स होते हैं जैसे इकाइनोडर्म्स, हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेट्स, इनके अंदर ब्लास्टोपोर की जो फेट होती है वो फोरटोल्ड नहीं होती. इसके अलावा आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ब्लास्टोपोर की प्रोटोस्टॉम में फोरटोल्ड है एंड इसके अंदर फोरटोल्ड नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following contains the mammary glands? Of course, mammary glands are present in mammals. Metatheria, eutheria, and protheria are all mammals, so it is present in all of these. Option D is the correct answer. Which one of the following is not a mammal? गोट मैमल है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक मैमल. व्हेल भी मैमल है, सील भी मैमल है, लेकिन जो शार्क है वो एक मैमल नहीं है, इट इज़ अ फिश. एंड कौन सी फिश है? बेसिकली कार्टिलेजिनियस फिश है. सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. solid NaCl is a bad conductor of electricity because इसकी वजह ये होती है कि बेसिकली जो NaCl है, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर कंडक्टर इन द बेसिकली लिक्विड स्टेट में, जैसे या सॉल्युबल फॉर्म में होंगे या बेसिकली मोल्टन फॉर्म में. तो बेसिकली उसमें कंडक्टर इसलिए होते हैं क्योंकि जो कंडक्टेंस होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फ्लो ऑफ आयंस होती है. तो बेसिकली इसके आयंस
फ्री होते हैं इन फ्री स्टेट इन बेसिकली मोल्टन और सॉल्युबल स्टेट, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन यही NaCl यानी जो हम नमक ये सॉलिड फॉर्म में होगा तो इसके आयन फिक्स्ड होंगे, एक दूसरे से अटैच होंगे नॉन डायरेक्शनली, तो बेसिकली आयंस फ्रीली मूवेबल नहीं है तो करंट भी मूव नहीं कर सकेगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन सॉलिड NaCl देयर इज नो माइग्रेशन ऑफ आयंस and basically other options are basically wrong. In solid state there are no answer, wrong answer. In a solid NaCl there are no electrons. This is also the wrong option. Option A is also the wrong. When a compound exists in more than one crystalline form, this phenomenon is termed as, of course we know that जब एक ionic compound more than one form में crystalline form में exist करे तो हम इस mechanism को कहते हैं polymorphism. And different जो crystalline forms होती हैं उनको हम basically कहते हैं polymorphs. क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को पॉलीमॉर्फ्स कहते हैं, इस फिनोमेनन को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर amorphous solids? सो बेसिकली दे पोजेस सिमेट्री। नो, सिमेट्री जो होती है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की होती है प्रॉपर्टी। दे आर एनआइसोट्रोपिक, यस, जो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि एनआइसोट्रोपिक भी नहीं होते, क्योंकि बेसिकली आइसोट्रोपिक क्या होती है, बेसिकली आइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज वो होती हैं एनआइसोट्रोपिक के बारे में हम बात करते हैं, तो डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं। अगर हम एक साइड से डायरेक्शन लेंगे प्रॉपर्टीज लेंगे तो वो डिफरेंट आएंगे। तो बेसिकली इट इज़ द फीचर ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स। और जो आइसोट्रोपिक बिहेवियर है कि जिस तरफ से भी आप लेंगे, मेल्टिंग पॉइंट जिस तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ नॉट द साइड डिपेंडेंट। तो इट इज़ बेसिकली द आइसोट्रोपिक बिहेवियर एंड इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ amorphous solids. और ऑप्शन डी, दे क्लीव अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड। सो बेसिकली ऑप्शन बी में ही जो प्रॉपर्टी है वो amorphous solids की एग्जांपल है, सो प्रॉपर्टी है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डायमंड एंड ग्रेफाइट। अच्छा, डायमंड और ग्रेफाइट जो बेसिकली हैं वो एलोट्रोप्स हैं। एलोट्रोप्स हमें पता है कि बेसिकली केमिकल नेचर इनकी सेम होती है बट फिजिकल नेचर जो है उनकी डिफरेंट है। तो बेसिकली दे आर आइसोट्रोप्स, नो दे आर नॉट आइसोट्रोप, दे आर आइसोमर्स, नो दे आर नॉट आइसोमर, दे आर एलोट्रोप्स, यस दे आर एलोट्रोप्स। have same structure, no they don't have same structure, are equally hard नहीं, diamond ज़्यादा hard है और graphite less hard है। So option C is the correct answer. Glass is of course we know that glass is basically a super cooled liquid and it is basically the example of amorphous substance. So basically it is a amorphous substance example and it is basically a super cooled liquid। हम इसको super cooled liquid कहते हैं। इसको super cooled liquid इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो arrangement of particles है वो एक liquid की तरह है। ऐसा लिक्विड जिसको हमने सुपर कूल कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सुपर कूल लिक्विड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द स्टेबिलिटी ऑफ द आयनिक क्रिस्टल डिपेंड अपॉन, बेसिकली जो स्टेबिलिटी होती है आयनिक क्रिस्टल की वो एनर्जी पर डिपेंड करती है। तो हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ आयन, नो दिस इज नॉट करेक्ट। लो आयनाइजेशन एनर्जी, नो। लो एनर्जी ऑफ हीट कैटायन, नो दिस इज नॉट। द लैटिस एनर्जी, अब जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा जो आयनिक कंपाउंड होगा वो स्टेबलाइज होगा। इसकी मिसाल ये ले लीजिए कि लैटिस एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जब सोडियम और क्लोराइड आपस में इंटरेक्ट करते हैं। सपोज सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं, इट इज़ द अमाउंट एनर्जी रिलीज। तो जितना ज़्यादा इन दोनों के दरमियान बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी, तो यानी बात है उतनी ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बेसिकली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लैटिस एनर्जी ऑफ द सॉलिड। अ सॉलिड melts sharply just above the 100 degree centigrade. It does not conduct electricity even when molten. Okay, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर सॉलिड मेल्ट कर रहा है और ये मोल्टन की फॉर्म में भी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर रहा, इट हैज़ अ वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस। तो बेसिकली दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स, नो कोवेलेंट सॉलिड नहीं, मोलेकुलर सॉलिड्स, सॉरी मोलेकुलर सॉलिड, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मोलेकुलर सॉलिड्स। तो मोलेकुलर सॉलिड्स में हमें पता है कि दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, उसके अलावा दे हैव वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस and there is third characteristic is that they are not conductors of electricity. तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं, मोलेकुलर सॉलिड्स की हैं। तो दैट्स व्हाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज वेरी लो टेम्परेचर। सो दिस इज बेसिकली द मोलेकुलर सॉलिड्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, डायमंड इज द हार्डेस्ट एंड ग्रेफाइट इज द सॉफ्टेस्ट, यस इट इज करेक्ट। ग्रेफाइट इज द हार्डेस्ट, नो ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। कोल इज द हार्डेस्ट, नो कोल तो आप खुद भी देखते हैं इट इज द सॉफ्टेस्ट। डायमंड इज द हार्डेस्ट एंड कोक इज सॉफ्टेस्ट, नो दिस इज नॉट करेक्ट। सो बेसिकली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो डायमंड है वो हार्डेस्ट है और ग्रेफाइट सॉफ्टेस्ट है। एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड द सब्सटेंसेस एग्जिस्ट। ओके, एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर, बेसिकली ट्रांजिशन टेम्परेचर पर द सॉलिड सब्सटेंस, ऑफ कोर्स वी नो दैट बेसिकली ट्रांजिशन टेम्परेचर वो सॉलिड होता है जिस पर दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स
किसी भी सब्सटेंस की एग्जिस्ट कर रही होती है। तो बेसिकली सपोज दिस इज ए क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड दिस इज बी क्रिस्टलाइन फॉर्म। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है जहाँ पर ए फॉर्म भी एग्जिस्ट करे और बी फॉर्म भी एग्जिस्ट करे। सो बेसिकली in most stable geometrical, no, this is not correct. Solid and liquid state, no, this is also not correct. In dynamic equilibrium between two crystalline forms, yes, this is correct कि दो crystalline forms हैं A और B, उन दोनों के दरमियान dynamic equilibrium exist कर रहा है. So option C is the correct answer. Amorphous solid turn into a glass-like state from the rubber-like state. Okay, basically जो amorphous solid है वो जब लो टेम्परेचर पर वो ग्लास लाइक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, amorphous solids. लेकिन जब हम उनको हीट करते हैं तो बेसिकली वो रबर लाइक कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं. तो बेसिकली इस प्रोसेस को हम ग्लास ट्रांजिशन कहते हैं. और आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि बेसिकली दिस इज द ग्लासी स्टेट. जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ग्लास ट्रांजिशन स्टेज आई एंड देन वी हैव द रबरी स्टेट. तो ग्लासी स्टेट और रबरी स्टेट के दरमियान एक स्टेज, इसको हम ग्लास ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं. एंड द रबर फ्लो एंड देन द विस्कस फ्लो. These are the different stages, आपको इनको याद करना होगा. तो बेसिकली ग्लास ट्रांजिशन इज द प्रोसेस में जो ग्लास लाइक सब्सटेंस है वो रबर लाइक स्टेट में चेंज हो जाता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स इन आयनिक क्रिस्टल. तो बेसिकली हमें पता है कि आयनिक क्रिस्टल के अंदर जो मैग्नेटिक जो होती है बाइंडिंग फोर्स वो बिटवीन द टू चार्ज एग्जिस्ट कर रही होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. जैसे सपोज सोडियम एंड क्लोराइड, ठीक है. तो बेसिकली दो पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स चार्जेस के दरमियान ये फोर्स को क्या कहते हैं, बेसिकली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहे होते हैं. तो दैट्स वाई द फोर्स बिटवीन बाइंडिंग फोर्स बिटवीन आयनिक क्रिस्टल इज बेसिकली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. एटम इन सॉलिड्स आर बेसिकली सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि लिक्विड के अंदर लूजली पैक्ड होते हैं एंड इन गैसेस दे आर फ्री टू मूव. Which one of the following statement is incorrect about the amorphous solids? They are isotropic. This is correct. वो isotropic होते हैं, different directions उनकी properties same होती हैं. They are rigid and incompressible. No, this is the property of basically the crystalline solid. So this is the correct option. हम बाकी options भी पढ़ लेते हैं. They melt over a wide range of temperature. Yes, this is also correct. ग्लास का कोई fixed basically melting point नहीं होता. अगर suppose हम ग्लास को हीट करें तो 70 डिग्री पे अगर वो मेल्ट होना शुरू हो गया तो 90 डिग्री तक जब टेम्परेचर पहुंचेगा तब तक वो मेल्ट होता रहेगा. सो दे हैव वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. देयर इज नो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. दिस इज आल्सो करेक्ट. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट. दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल. व्हिच टाइप ऑफ मूवमेंट इज शोन बाय द एटम्स ऑफ द सॉलिड. सो दैट वी नो दैट बेसिकली देयर आर थ्री टाइप ऑफ मूवमेंट्स. तो बेसिकली गैसेस के अंदर ट्रांसलेशन मूवमेंट होती है, रोटेटरी मूवमेंट होती है, वाइब्रेशनल मूवमेंट होती है, ठीक है, सारी मूवमेंट्स होती हैं. लेकिन लिक्विड के अंदर क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन होती है एंड ट्रांजिशन मोशन का एग्जिस्ट करती है. लेकिन सॉलिड्स के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव. तो बस वो अपनी जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं. सो देयर इज द वाइब्रेशनल मोशन. सो बेसिकली वाइब्रेशनल मोशन एग्जिस्ट इन द सेल. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज आइसोट्रोपिक. सो बेसिकली जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं दे आर बेसिकली आइसोट्रोपिक. जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. आइसोट्रोपिक क्या होता है बेसिकली कि हम डिफरेंट एंगल से या डिफरेंट साइड से उनकी कोई भी प्रॉपर्टी मुहैया करेंगे सो रिजल्ट सेम ही आएगा. यानी डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे तो वो सेम ही आएगा. और इसकी वजह क्या होती है कि बेसिकली इनकी अरेंजमेंट जो होती है वो इरेगुलर होती है. कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ. वी ऑल नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड जब सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है तो वो मोलेकुलर क्रिस्टल बनाती है, मोलेकुलर सॉलिड बनाती है. और इसको मोलेकुलर सॉलिड इसलिए कहते हैं क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेज एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स. तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड दिस अनदर कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनके दरमियान वीक फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं, वैन डर वाल फोर्सेज. तो इसको बेसिकली मोलेकुलर सॉलिड्स कहते हैं. और मोलेकुलर सॉलिड्स की मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कैरेक्टरिस्टिक. दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. दैन हमने बाद में ये भी डिस्कस किया कि बेसिकली वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेज होती हैं इनके दरमियान एंड दे आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Amorphous solid turn into glass like state from the rubber like state. This is called again the glass transition. ये MCUs आप पहले भी देख चुके हैं कि दोनों की जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको हम ग्लास ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं. सो बेसिकली ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. NaCl and CSF हैज़ द सेम ज्योमेट्री. हमें पता है कि बेसिकली जिन मॉलिक्यूल्स की, जिन आयनिक कंपाउंड्स की बेसिकली आयोनिक रेडियस रेशियो सेम होती है, आयोनिक रेडियस रेशियो सेम होती है पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, तो उनकी बेसिकली ज्योमेट्री भी सेम होती है. सो बेसिकली वो कह रहा है कि बेसिकली सोडियम क्लोराइड और CSF की सेम ज्योमेट्री है. क्यों, इसकी क्या वजह है? क्योंकि जो आयनिक रेडियस रेशियो है वो उनकी सेम है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर.
पीटीबी और फेडरल में डिफरेंट लिखा हुआ है, तो बेसिकली उसमें ये लिखा हुआ है कि NaCl सिर्फ किसी बैटरी सेम है क्योंकि इनकी डिफरेंट आयनिक रेडियस है, एंड इस एक बुक में लिखा हुआ है कि सेम है, तो बेसिकली जो भी आप लगाएंगे आपका ठीक कंसिडर होगा, लेकिन प्रेफर पीटीबी। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, हमें पता है कि बेसिकली सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल में क्या होता है, तो एक हर सोडियम बेसिकली 6 क्लोरीन एटम्स क्लोराइड एंड आयन से घिरा होता है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन बेसिकली द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज 6, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेसिकली कि जितना एक आयन जो है वो सराउंडेड बाय ऑपोजिट चार्ज, कितने चार्ज से वो सराउंडेड है ऑफ द आयनिक क्रिस्टल। द स्मॉल ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन पार्ट ऑफ द एमोर्फस सॉलिड, हमें पता है कि बेसिकली जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके दरमियान उनके अंदर इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ बेसिकली एटम्स और पार्टिकल्स होती है, उनके एटम्स और पार्टिकल्स इरेगुलरली अरेंज होते हैं, लेकिन इनके अंदर स्मॉल एरियाज ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट पार्टिकल्स जो होते हैं, ऑर्डरली अरेंजमेंट एरियाज वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर बेसिकली स्मॉल अरेंजमेंट होती है जिसमें ऑर्डरली अरेंज होते हैं पार्टिकल्स। सो दैट्स एरियाज आर कॉल्ड बेसिकली द क्रिस्टलाइट्स के, लेकिन हर जगह इनकी इरेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, लेकिन स्मॉल एरियाज में इनकी अरेंजमेंट रेगुलर भी होती है, जिसको हम क्रिस्टलाइट कहते हैं। सो बेसिकली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डायमंड, हमें पता है कि बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन डायमंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी और कार्बन टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, सो sp3 इज द करेक्ट आंसर। क्रिस्टलाइट्स आर द पार्ट ऑफ, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बेसिकली क्रिस्टलाइट्स आर द पार्ट ऑफ amorphous solids, और crystallites होते क्या है बेसिकली, these are the small areas of orderly arrangement of particles within an amorphous solid, so basically option C is the correct answer. An example of non-polar molecular crystal हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, तो बेसिकली नॉन पोलर मोलेकुलर क्रिस्टल वही होगा जिसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर। बेसिकली आइस जो है इसका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो पोलर है, सो इट इज़ बेसिकली पोलर। और ओके आयोडीन जो है इसका जो मॉलिक्यूल है नॉन पोलर, तो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर मोलेकुलर क्रिस्टल। सो हमने नॉन पोलर ढूंढा था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन हम बाकी भी देखें, शुगर भी पोलर होता है, अल्डिहाइड ग्रुप होता है, एंड सॉल्ट इज आल्सो द पोलर, बट इट इज़ नॉट द इट इज़ नॉट इवन द बेसिकली मोलेकुलर क्रिस्टल, इट इज़ द आयनिक क्रिस्टल। सो बेसिकली आयोडीन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Brittleness of the ionic solid is due to the fact that ions arrange themselves in a way to dash each other. तो बेसिकली आयन themselves जो आयन्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि बेसिकली अच्छा ब्रिटलनेस ऑफ द ओके हमें पता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, जैसे डिफरेंट सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है उसके अंदर ब्रिटलनेस होती है। तो उसकी क्या वजह होती है बेसिकली इस तरह से होता है बेसिकली कि दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट लेयर है उसमें इससे ऑपोजिट अरेंज होते हैं, या आपको पता होता है। अच्छा, अगर मैं इसकी नीचे वाली लेयर की स्लाइट डिस्प्लेसमेंट करवा दूँ कि अगली पोजीशन पे ये इस तरह से आ जाए कि नेगेटिव के नीचे नेगेटिव आ जाए, मतलब कि इस तरह से डिस्प्लेस हो जाए, मतलब कि मैं लिख रहा हूँ अगर मैंने फोर्स लगाई उस तरफ, यहाँ से इस तरफ फोर्स लगाई तो पार्टिकल्स नीचे वाले थोड़े से डिस्प्लेस्ड हो गए, तो नेगेटिव के नीचे नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव के नीचे पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव के नीचे नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव के नीचे पॉजिटिव आ गया। तो मतलब कि ये देखें आप, ये इसके नीचे आ गया, तो बेसिकली ये दोनों एक को रिपेल करेंगे और ये डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा ये सब्सटेंस। तो दैट्स व्हाई brittleness of ionic crystal due to the fact that they repel each other. So option C is the correct answer. Which one of the following is an allotrope of sulfur? So basically rhombic sulfur correct है, लेकिन हमने सारे correct है, तो basically monoclinic and rhombic are the allotropes of sulfur. So basically option A is the correct answer. The property of a crystal to grow in spheroidal shape. So basically बात यह है कि basically आपके ज़हन में सवाल आता है ये जो सोडियम क्लोराइड है इसकी ज्योमेट्री का एक खास ही क्यों होती है, इसकी ज्योमेट्री हमेशा क्यूबिकल ही क्यों होती है। सवाल तो पैदा होता है, इसकी वजह ये होती है कि इट इज़ बेसिकली द हैबिट, इसकी आदत है कि जब भी मैं इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में लाऊंगा, जब भी मैं इसकी बेसिकली सॉलिड में कन्वर्ट कराऊंगा, इसकी हैबिट है, इसकी आदत है कि ये बेसिकली क्यूबिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ क्रिस्टल, इट इज प्रॉपर्टी टू ग्रो इन अ यूजुअल शेप, सो इट इज़ द हैबिट ऑफ द क्रिस्टल। मोलेकुलर सॉलिड्स में भी जैसे मैंने डिस्कस किया कि मोलेकुलर सॉलिड्स की दो टाइप्स होती हैं, एक पोलर होते हैं जिसके मॉलिक्यूल्स पोलर, जैसे वाटर आइस एग्जांपल है इसकी, एंड देन वी हैव द नॉन पोलर जैसे सॉलिड आइस है। तो नॉन पोलर यानी सॉलिड आइस किसको कहते हैं, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को हम कह रहे होते हैं बेसिकली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
electrons are emitted in the production of X-rays by so basically physics started. Okay. अच्छा इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज बाय, हमें पता है कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक कोयल से जब हम इलेक्ट्रॉन यहाँ से भेज रहे होते हैं बेसिकली एक्सरे को प्रोड्यूस करवाने के लिए, यहाँ पर मेटल होता है स्पेसिफिक, और जिस पे जब इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं तो बेसिकली एक्सरे प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कैसे एमिट किया, तो बेसिकली थर्म्योनिक एमिशन के जरिए से हमने एमिट किया कि जब हम ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो जो मेटल होता है वो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके निकल जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस का थर्म्योनिक एमिशन, एंड इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड बेसिकली बाय द थर्म्योनिक एमिशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फोटोन एमिटेड इन बार्मर सीरीज, तो बेसिकली हमें पता है कि बार्मर सीरीज के अंदर शॉर्टेस्ट फोटोन हम कैसे निकालेंगे, बेसिकली 1/λ RH 1 माइनस, तो बेसिकली N1 बार्मर सीरीज में क्या होगा 2 का स्क्वायर, माइनस N2 क्या होगा बेसिकली शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो बेसिकली इन्फिनिटी का स्क्वायर। सो दैट्स वाई अब आप यही प्रोसेस कर लें, इन्फिनिटी तो 0 हो जाती है तो 1/4 आ जाता है, RH/4 इक्वल्स टू 1/λ, एंड इस तरह से आ गया, एंड फिर लैम्डा इसको इन्वर्ट कर देंगे तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा 4/h के r के, तो इसकी जब मैंने वैल्यू पुट की इसकी 1.097 इंटू 10⁻⁷ तो मेरे पास वैल्यू आ गई बेसिकली 364.6 मिलीमीटर। सो ऑप्शन बेसिकली सी इज़ द करेक्ट आंसर। द एटॉमिक स्पेक्ट्रा डील विद द मेजरमेंट ऑफ, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है जस्ट वेवलेंथ पता चल जाता है कि कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई कौन सी एमिट हुई। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द एटम, यस इंटेंसिटी भी पता चल जाती है कि अगर कोई जो लाइन है वो ज़्यादा डार्क है या लाइट है, एंड इंटेंसिटी एब्जॉर्ब बाय द एटम, यस इससे भी पता चल जाता है कि कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी मतलब एटनी अमाउंट ऑब्जॉर्ब। सो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। According to the Bohr's theory of hydrogen atom, only those atomic orbitals with radius r, atomic shell number n, around the nucleus are around with the angular momentum. It is the fact to be memorized. आपको पता है कि बेसिकली एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, बेसिकली NH/2π mvr एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल्स टू NH/2π, तो दैट्स वाई इसी से फार्मूला निकला। सो दैट्स वाई एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली एंगुलर मोमेंटम जब NH/2π का होगा वही ऑर्बिटल्स अलाउ होंगे। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इज इन द ऑर्डर ऑफ, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है जो इसकी वेव नेचर की वजह से होती है, इट इज बेसिकली इन द ऑर्डर ऑफ एक्स रेज 10⁻⁻10 के ऑर्डर में होती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक्स रेज आर आल्सो नोन एज, बेसिकली इनका जो दूसरा नाम होता है एक्स रे का रोएंटेजन रेज होते हैं। यू हैव टू मेमोराइज, आप इसको अपनी अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो आप इसको कॉपी में लिख लें कि एक्स रे का दूसरा नाम क्या होता है रोएंटेजन रेज। फॉर गेनिंग एन एटॉमिक स्पेक्ट्रा द इवैक्यूएटेड गैस ट्यूब इज फिल्ड विद, हमें पता है कि बेसिकली एटॉमिक स्पेक्ट्रा के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ट्यूब से सारी एयर को बस पंप के जरिए बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद उसके अंदर हाइड्रोजन डालते हैं ताकि जब हम इसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा फाइंड करें तो हमारे पास हाइड्रोजन का स्पेसिफिक स्पेक्ट्रा आ जाए। सो बेसिकली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हम इसको इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब को हाइड्रोजन से फिल करते हैं। सो बेसिकली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द पास्टल सीरीज गिवन 1.097 per meter। सो बेसिकली पास्टल सीरीज़ में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है, यानी पास्टल सीरीज तीसरी है यानी 3 और 4, जैसे कि मैं यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। तो बेसिकली 1/λ इक्वल्स टू r 1 - n² माइनस 1/n² ओके। तो बेसिकली पहली की वैल्यू क्या हमने पुट की, बेसिकली पहले की वैल्यू, चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आई थिंक यहाँ पर इतना क्लियरली विजिबल नहीं है, पहले तो पिक्चर थी तो क्लियरली विजिबल था। लेट मी डू दिस फॉर यू ओके। आई नो चलें 1/λ इक्वल्स टू RH। अब पास्टल सीरीज में क्या होता है, बेसिकली लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगी, लॉन्गेस्ट वेव हमें पता है कि N1 की वैल्यू 3 है क्योंकि पास्टल सीरीज प्रोड्यूस तब होती है जब फर्स्ट जो ऑर्बिटल होगा वो 3 होगा, ऑर्बिट होगा 3 होगा। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगी, जब एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा और वो तो N4 और N3 के दरमियान ही है। सो बेसिकली N2 4 की वैल्यू होगी। सो बेसिकली 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है जी। Lyman-Balmer partition, okay. Basically RH and 1 minus 3 का 3 3s are 9 minus 1 4 4s are 16, okay. 1/λ equals to RH and we will do LCM लेंगे इनका, तो इनका LCM किसके इक्वल आ जाता है बेसिकली
तो बेसिकली बस आप इसे आगे सॉल्व कर लीजिएगा, अभी मेरे पास टाइम लेके चलिए सॉल्व कर ही देते हैं। 9 और 16 का LCM बेसिकली इनका 16 इंटू 9, 9 6 बेसिकली 54, बेसिकली 144 इज़ द LCM एंड ऊपर 16 माइनस 9 हो जाएगा, so 16 माइनस 9 इक्वल्स टू बेसिकली 7 बाई 144 इंटू आर एच की वैल्यू पुट करेंगे तो बेसिकली बाद में आप इसको इन्वर्ट कर देंगे तो वी विल गेट द आंसर 18750, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्स रे इज सिमिलर इन नेचर टू, ऑफ कोर्स बेसिकली इसके अंदर कैथोड रेज, केनाल रेज एंड बीटा रेज, दीज आर द पार्टिकल वेव्स। एंड जो एक्स रे है चूँकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिजेंबल करेगी विच इज़ गैमा रे, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्स रे इंक्रीजेज विद, हमें बताया कि बेसिकली पेनिट्रेशन पावर जो होती है, पेनिट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है, और बेसिकली जो एनर्जी है E इक्वल्स टू HF, वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन पावर बढ़ेगी। सो बेसिकली ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी की वजह से पेनिट्रेशन पावर बढ़ती है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एनर्जी इन द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, आई थिंक यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड द वैल्यूज़, 4 की माइनस 0.85 होती है, सो यू हैव टू, इट इज़ बेटर कि आप पहले 5 की वैल्यूज़ याद कर लें। पहले की माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरे की 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और बेसिकली तीसरे की 1.5 है, और चौथे की 0.85 है, सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द आयनाइजिंग पोटेंशियल, अच्छा आयनाइजिंग पोटेंशियल वही पोटेंशियल होता है जो आयनाइजेशन एनर्जी को प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली हम यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाएंगे, V इक्वल्स टू वर्क पर चार्ज, तो एनर्जी पर चार्ज, तो एनर्जी कितनी है, बेसिकली एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड चार्ज कितना हमारे पास 1 चार्ज की इक्वल, तो ई से कट गया तो 13.6 वोल्ट इज़ द आंसर, बेसिकली ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द वेव नंबर ऑफ अ फोटोन इन ब्रैकेट सीरीज इज 9/400 R, then electron transited from the orbital with the quantum number, so basically this is the correct answer। आपको ब्रैकेट सीरीज़ के लिए हमें पता है कि बेसिकली कौन से, सबसे पहले हमें ये बताया गया था बेसिकली कि ब्रैकेट सीरीज है, तो ब्रैकेट सीरीज के लिए जो N1 होता है वो 4 के इक्वल होता है, एंड वी नो द वेव नंबर इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। सो बेसिकली मैंने वैल्यू पुट की वेव नंबर की, इट इज़ R, तो R से कट जाएगा, तो बेसिकली हमने n स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 9/400 इक्वल टू 1 - 16 - 1/n स्क्वायर, एंड 1 - n स्क्वायर को मैंने इधर रखा, एंड 1/16 को उधर ले गया, या बेसिकली 1/n स्क्वायर को उधर ले गया, 9/16 इधर को ले आया, तो बेसिकली 400 नीचे आ गया, एंड 16 इज़ द एलसीएम, तो बेसिकली n स्क्वायर जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो 20/4 आ जाएगा, तो 5 इज़ द आंसर, एंड दिस इज़ वेरी इजी, दैट्स वाई मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, एंड अगर आपको समझ आते तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। लेट मी रिपीट इट। सबसे पहले हमें वेवलेंथ का बेसिकली पता है, वेवलेंथ जो वेव नंबर जो होता है वो बेसिकली 1/λ के इक्वल है, तो हमें ये फार्मूला पता था जो लिख दिया मैंने, 1/λ इक्वल्स टू RH 1 - n1 का स्क्वायर एंड n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली n1 का जो n1 की वैल्यू है वो ब्रैकेट सीरीज है तो 4 होगी, 4 का स्क्वायर, और हमने n2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपल मैथमेटिकली रूल्स अप्लाई करेंगे, एंड हमने वेव नंबर की जगह वैल्यू पुट कर दी 9/400 R से कैंसिल, देन वी गॉट 9/400 एंड दैट स्टफ, फिर 1 - 9 स्क्वायर को उधर ले गया, 9/400 को उधर ले गया, जब मैं इसको सॉल्व किया आई गॉट द आंसर 5। तो बेसिकली मैथमेटिक्स है सिंपल। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, हमें पता है कि जो लास्ट लाइन होती है उसकी डिफ्लेक्शन बेसिकली मिनिमम हो रही होती है, यानी कि उसकी वेवलेंथ होती है वो बेसिकली जो उसकी वेवलेंथ होती है वो मिनिमम होती है, तो दैट्स वाई हमने दोनों की लास्ट बार्मर लाइन जो होगी, ऑफ कोर्स लास्ट बार्मर लाइन हमारे पास कब आएगी, जब हमारे पास n1 की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि n1 की वैल्यू 2 क्यों है, क्योंकि n1 जो है बेसिकली बार्मर सीरीज़ के अंदर 2 उसकी वैल्यू होती है, और लाइमन सीरीज़ के अंदर n1 की वैल्यू 1 होती है। सिर्फ हमने पुट किए, और n2 की जगह हम इन्फिनिटी पुट करेंगे,
हम इन्फिनिटी इसलिए पुट करेंगे क्योंकि ये लास्ट लाइन, और लास्ट लाइन इज बेसिकली ऑफ मिनिमम वेवलेंथ, क्योंकि डिफ्लेक्शन उसकी सबसे कम होती है। दैट्स वाई फिर जब हम इनकी रेशियो लेते हैं दोनों इक्वेशंस की, सिंपली डिवाइड करेंगे तो ये वाला वैल्यू कट जाएंगे, 1.096 वाली वैल्यू कट जाएगी एक दूसरे से, एंड वी विल बेसिकली जो चूँकि लैम्डा 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है n स्केयर के, तो बेसिकली लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 जो होगा वो 4/1 की इक्वल आ जाएगा। सो बेसिकली ऑप्शन C is the correct answer. The ratio of wavelength of the last line of the Balmer series and the last line of the Lyman series is 4, जैसे कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, सेम रिपीटेड क्वेश्चन। The ionization energy of the hydrogen atom is 13.6 electron volt. The ionizing potential is 13.6 volt. लेकिन यहाँ पर यूनिट गलत लिखा हुआ है, बट हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, तो बेसिकली ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल का यूनिट होता है 13.6 वोल्ट। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपने यूनिट से कंफ्यूज नहीं करना, बेसिकली इसके अंदर आपको यूनिट से कंफ्यूज किया, तो यहाँ पे आंसर गलत मार्क है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों गलत मार्क है? क्योंकि पोटेंशियल का यूनिट ही वोल्ट होता है बेसिकली, तो इसका आंसर था 13.6 वोल्ट, नोट इसका आंसर ये नहीं है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो है यूनिट ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल को पूछा गया। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। स्पेक्ट्रल लाइन इज लाइक अ डैश ऑफ एब्जॉर्ब्ड और एमिशन एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली जो स्पेक्ट्रम पैटर्न होता है, हमारे सर कहा करते थे, इट इज़ बेसिकली द फिंगरप्रिंट। जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से अलहदा होता है, एक दूसरे से जुदा होता है, इसी तरह हर एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रल पैटर्न है वो एक दूसरे से जुदा है, यानी वो उसका फिंगरप्रिंट है। इट इज़ उसकी पहचान के लिए स्पेक्ट्रल को इवन यूज़ भी किया जाता है। दैट्स वाई यहाँ पर करेक्ट आंसर इज बेसिकली द फिंगरप्रिंट पैटर्न। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लाइफ टाइम ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट, हमें पता है कि बेसिकली एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कितनी देर के लिए देता है? 10⁻⁸ सेकंड के लिए देता है। दैट इज द आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक्साइटेड स्टेट यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट में होता है। अकॉर्डिंग टू द बोहर, द ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज बेसिकली, बोहर ने कहा था कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो बेसिकली सर्कुलर होते हैं। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ब्राइट लाइन्स इन द पैटर्न शो, तो बेसिकली हमारे स्पेक्ट्रम में कुछ ब्राइट लाइंस शो हो रही होती हैं और कुछ लाइट लाइंस शो हो रही है। तो ब्राइट लाइन का ये मतलब होता है कि बेसिकली जो लाइट एमिट की है हमारे जो भी सब्सटेंस था जिसको पहले हमने एक्साइट किया, तो बेसिकली ब्राइट लाइट वही लाइन है ना जो एमिट होकर यहाँ तक पहुँची है। सो बेसिकली ब्राइट लाइन शो करती है एमिशन को, और जो अंदर डार्क बैंड्स हैं वो शो कर रहे होते हैं एब्जॉर्प्शन को, कि जो वेव हमारी अब्जॉर्ब हो चुकी थी। सो बेसिकली यहाँ पर ब्राइट लाइट का पूछा गया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एमिशन। एक्स रेज आर यूज टू, भैया हमें पता है कि अगर हमारी बोन्स में कोई फ्रैक्चर हो जाता है, इफ़ इंशाल्लाह अगर आप डॉक्टर बनेंगे, यू विल बी डीलिंग विद दीज सिचुएशंस, तो उस सिचुएशन में एक्स रेज आर यूज टू मेजर द फ्रैक्चर्स के फ्रैक्चर कैसा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द इमेज रिसीव बाय द एब्जॉर्ब्ड एक्स रे इज, बेसिकली द इमेज रिसीव बाय द एब्जॉर्ब्ड एक्स रे इज बेसिकली इन्वर्टेड। जो इमेज है वो इन्वर्टेड होती है बेसिकली, मतलब अपसाइड डाउन होती है। इन्वर्टेड का मतलब होता है अपसाइड डाउन, कि सपोज दिस टाइप ऑफ इमेज इज प्रोड्यूस, के सपोज अगर हम एक्स ले रहे हैं, दिस इज योर हैंड, सपोज उंगलियाँ इस तरफ है, तो बेसिकली यहाँ पर इमेज थोड़ी उल्टी आएगी, उंगलियाँ इस तरफ आएंगे, अंगूठा इस तरह आएंगे, और इमेज रियल होगी। रियल इमेज है तो बन रही है, तो बेसिकली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन्वर्टेड भी होती है और रियल भी होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक्स रे इज़ अ रिवर्स प्रोसेस, हमें पता है कि एक्स रे प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो कोलाइड करते हैं विद द मेटल, और वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट होती हैं। और वो क्यों होती हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से उसके जो के ऑर्बिटल्स हैं उस उधर से निकाल कर इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं, और अपर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन के में जब जंप करते हैं तो एक्स रे प्रोड्यूस होती है। इसका उल्टा प्रोसेस है बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके अंदर बेसिकली हम वेव्स को बॉम्बार्ड करते हैं एक मेटल पे, और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन मारे थे, वेव निकली थी, उसमें वेव मारे हैं, इलेक्ट्रॉन निकले। सो बेसिकली दिस इज द ऑपोजिट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द लाइट वी सी, जो लाइट भी हमें नजर आती है, ब्लू लाइट, येलो लाइट, ऑरेंज लाइट, वाइट लाइट, दीज आर ऑल कॉल्ड विजिबल लाइट्स। सो बेसिकली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक्स रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम, सो बेसिकली हमें पता है कि एक्स रे कैसे प्रोड्यूस होती है, जिसके मैंने आपको पहले बताया, इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द इनर शेल। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर से आते हैं, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या काम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनर शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके भाग जाते हैं। तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो अपर शेल से इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करते हैं, जिसकी वजह से फोटोन रिलीज होते हैं, एंड दिस फोटोन इज बेसिकली ऑफ एक्स रे। सो बेसिकली
it is basically extra produced from the inner shell. So option B is the correct answer. What is the number of spectral series in the hydrogen spectrum? We have basically the 5 spectral series. What are these? Lyman, Balmer, Paston, Brackett, and Fund series. Basically, these are basically the series. So option C is the correct answer. Okay, English has started. तो बेसिकली वोसिफिरस का सिनोनिम बताना है, तो वोसिफिरस का मतलब होता है कि बहुत ऊंची आवाज़ में, गुर्राहट में, या बड़ी ही ख़तरनाक आवाज़ में. So basically hidden is not the correct, strong is not the correct, weak is not the correct, so loud is correct basically. So vociferous mean loud. Okay, juxtapose. Juxtapose ये होता है कि जब हम किसी दो चीज़ों की खूबियाँ या खामियाँ आपस में बेसिकली, मुझे उर्दू का लफ्ज़ नहीं आ रहा, कंपेयर कर रहे होते हैं, इंग्लिश का लफ्ज़ कंपेयर कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं बेसिकली जक्स्टापोज करना. तो जस्टिफाई नहीं, कंपेयर करें, कंपेयर का वर्ड ही आ गया, तो कंपेयर तो बेसिकली इसका पेट मीनिंग है. तो बेसिकली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. एक्सपोज और जेटिसन तो हो नहीं सकता, तो बेसिकली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वोसिफिरस. तो वोसिफिरस का जो सिनोनिम था वोसिफिरस का, वो था लाउड. तो इसका एंटोनिम क्या होगा? बेसिकली साइलेंट. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अच्छा, वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द मैचिंग आइटम फॉर पपीज़. तो पपीज़ के हिसाब से मैचिंग आइटम कौन सा? स्कूल नहीं, स्कूल तो नहीं हो सकता. लिटर, हाँ, कूड़ा क्रिकेट हो सकता है. पपीज़, कॉन्वे एंड ग्रुप, दिस इज़ नॉट द रिलेटेड. तो द मोस्ट सुटेबल जो सब जो इसके अंदर है मीनिंग है, वो बेसिकली क्या है? इट इज़ बेसिकली द लिटर. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. चूज़ द रिलेटेड. उसने कहा है कि बेसिकली वाटर और स्प्लैश ये आपस में रिलेटेड है. तो ब्रूम यानी झाड़ू, और आगे क्या होगा? तो बेसिकली वाटर जब कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है? स्प्लैश. तो जो झाड़ू है वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है? बेसिकली प्रोड्यूसेस स्विश साउंड, स्विश स्विश. सो बेसिकली आंसर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सिंपैथी. सिंपैथी का मतलब होता है हमदर्दी. तो बेसिकली इसका एंटोनिम हमें बताना है. तो इसका एंटोनिम, जो इसका पेट एंटोनिम होता है, वो एपैथी होता है. एपैथी का मतलब होता है बेहिस. सो दूसरे से कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो. तो बेसिकली सिंपैथी का मतलब बड़ा हमदर्द हो, एंड दूसरा जिसको कोई दर्द महसूस ना हो, तो जो इनडिफरेंट हो. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. एनलार्ज अपॉन. एनलार्ज अपॉन का मतलब होता है, इस बेसिकली आ फ्रेज. तो एनलार्ज अपॉन का मतलब ये होता है कि मेरे ऊपर वाज़े करो, ठीक है ना, मेरे ऊपर वाज़े करो. एनलार्ज अपॉन मी एंड ऑल दैट स्टफ. तो बेसिकली एनलार्ज अपॉन का मतलब होता है कि मुझे मज़ीद इसकी वजाहत करो. तो बेसिकली इसका ए में ही लिखा हुआ है एक्सप्लेन इन मोर डिटेल. टू मेक टॉलर, टू बिकम लार्जर, टू मैयर. दिस इज नॉट द करेक्ट. एनलार्ज अपॉन का मतलब होता है एक्सप्लेन इन मोर डिटेल. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. टू द लेटर मीन्स. टू द लेटर मीन्स होता है प्रिसाइजली, मतलब कि किसी भी काम को बड़े ध्यान से करना. तो टू द लेटर मीन्स कि बड़े ध्यान से करना. स्कर्सी, एनवेलपिंग अ लेटर, रिपोर्टिंग लेटर. जब भी इस तरह की फ्रेजल वर्ब आते हैं जिनका जो असल मीनिंग डिफरेंट होता है, उसके अंदर उन्होंने इस तरह का मीनिंग ज़रूर दिया था जिस पे आप जाएंगे. जैसे टू द लेटर, आप एनवेलपिंग लेटर को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको चूज़ नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि इसका मतलब ये होता है कि प्रीसाइजली. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. द पर्सन हु विल लीव हिज कंट्री एंड सेटल इन द अदर. सपोज दिस इज़ द कंट्री ए एंड दिस इज़ द कंट्री बी. अच्छा, एक बंदा अगर यहाँ से यहाँ पर जाएगा, तो इस कंट्री का वो बंदा एमिग्रेंट है, ई वाला, और इस कंट्री का वो इमिग्रेंट है, यानी कि बाहर से आया है. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट. जिस कंट्री से मुल्क बंदा जाता है उसको इमिग्रेंट कहते हैं बंदे को, एंड जिस कंट्री में जाता है वहाँ पे इमिग्रेंट उसको कहते हैं. सो बेसिकली एमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट, या ई से एमिग्रेंट एंड आई से इमिग्रेंट. सो चूँकि यहाँ से बंदा जा रहा है, सो इट इज़ एमिग्रेंट. दिस इज़ बेसिकली आपकी असाइनमेंट है. आप इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे, एंड जो इसको करेगा वी विल बी अनाउंसिंग हिज नेम इन द नेक्स्ट सेशन. दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, एंड देखते हैं आप में से कौन इसको आंसर कर सकता है. वैसे तो लॉजिकल रीजनिंग का मेरा दिल था कि आप लोग खुद ही किया करें, लेकिन चलो एक तो मैं क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ. दिस इज बेसिकली द लेटर सीरीज़ का क्वेश्चन है, एंड हमें इसमें बस सीक्वेंस फाइंड करना होता है इसका. तो सीक्वेंस इसका यही फाइंड करना है कि बेसिकली बी के बाद डी आ रहा है, डी के बाद एफ आ रहा है, एफ के बाद आई आ रहा है, एल और पी. अच्छा, हमने सीक्वेंस फाइंड करना है. बी यानी एक लेटर छोड़ा, फिर सी आया, फिर डी आ गया, ठीक है.
डी ई एक लेटर छोड़ा फिर एफ आ गया, ठीक है। एफ जी एच आई मतलब कि 2 लेटर छोड़े आई आ गया। आई जे के फिर एल मतलब कि 2 लेटर छोड़े फिर एल आ गया। अब आगे कितने लेटर छोड़े, 2-2 का पैटर्न बना, यानी 3 लेटर छोड़ने पड़ेंगे। तो एल एम एन नो छोड़ा तो पी आ गया। तो पी क्यू आर एस को छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, टी आएगा। सो ऑप्शन बेसिकली टी को हम ढूंढेंगे, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन हमारे पास एक और सीरीज है डब्ल्यू एफ बी टी जी डी क्यू एच जी। ओके, ये हमारे पास बेसिकली दिया हुआ है। ओके, डब्ल्यू एफ बी, अब इसके अंदर हमने फाइंड करना है। तो बेसिकली हमें पता चलता है कि ये रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है। तो क्यू, तो हम सबसे पहले दरमियान वाला देख लेते हैं, एफ जी एच, यानी दरमियान में आई आएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम अपने ऑप्शन में देखें कितने में आई है दरमियान में। तो बेसिकली उसने बस ऑप्शन सी में आई नहीं दिया, तो सी जो ऑप्शन है वो रूल आउट हो गया। उसके बाद हम लास्ट वाला देख लेते हैं, बी के बाद उसने एक छोटा सी छोड़ा, डी पे आ गया। डी के बाद ई एफ 2 को छोड़ा, जी पे आ गया। मतलब आगे वो 3 को छोड़ेगा, एच आई जे, यानी कि मतलब कि जे आएगा आगे। सो बेसिकली आई जे, अब आई जे किन 2 ऑप्शन में मौजूद है। सो बेसिकली सॉरी 3 लेटर को छोड़ेगा, जी एच आई जे के, 3 लेटर को छोड़ा तो के आ गया हमारे पास। तो के किन में मौजूद है, ऑप्शन बी और सी में के मौजूद है, लेकिन और ऑप्शन बी और डी में के मौजूद है, क्योंकि सी तो हम पहले ही रूल आउट हो चुके हैं। अब बी और डी में इसको ये क्या। ओके, अब हम ये कैसे करेंगे, क्यू आर एस टी, मैंने कि 2 लेटर छोड़े, आर एस टी, यू वी डब्ल्यू, यानी कि इसके बाद क्या आएगा, यू वी डब्ल्यू, ओके, और फिर यू वी डब्ल्यू आ गया। यानी कि अब 2 लेटर हम पीछे पीछे जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, क्यू से 2 पहले हम पहले आ जाते हैं, एम एन अगर यहाँ पे लिखे हम ओ पी क्यू, तो ओ पी 2 दरमियान में आते हैं, तो क्यू आ जाता है, मतलब कि 2-2 का छोड़ा हुआ है। तो बेसिकली एन आई के बन गया। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि पहले के अंदर जो सीक्वेंस बन रहा है वो पहले 1 को छोड़ो, फिर 2 को छोड़ो, फिर आगे 3 को छोड़ा, 3 को छोड़ा तो हमारे पास के बन गया। दरमियान वाला हिस्सा से बना के तरतीब से आ रहा है एफ जी एच आई, एंड डब्ल्यू हमारा उल्टा चाह रहा है ये वाला सीक्वेंस। सो बेसिकली इस तरह से हमारा आज का सेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है। जिस तरह से मैं हमेशा आपको कोई ना कोई नई बात बताता हूँ, तो आज की नई बात यही है कि आपने ये अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी। इतने आपके वालिदैन ने, आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आपके वालिद इतना जाते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, तब जाकर आपकी एकेडमीज़ की जितने भी आपके कोर्सेज़ हैं उनकी फ़ीस अदा होती है, आपके कॉलेज की, आपकी यूनिवर्सिटी की। तो आप उनके पैसे ज़ाया मत कीजिए। आप उनके पैसे किस तरह से ज़ाया कर रहे हैं कि वो आपको भेज रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट, वो आप पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप कुछ बने, लेकिन आप उनके पैसे किस तरह ज़ाया कर रहे हैं कि आप पढ़ नहीं रहे। क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि आपका दिल नहीं कर रहा। आपका दिल नहीं कर रहा, इसलिए अपने बाप के पैसे उड़ा रहे हैं जो उन्होंने मेहनत से कमाए थे। हलाल के पैसे आप उनके ज़ाया कर रहे हैं। तो खुदारा ऐसा ना करें, अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी करें, क्योंकि उनकी जो दुआ है वो आपको कामयाब करेगी। तो बेसिकली अगर मैं अपनी जो कामयाबी है उसको 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूँ, तो बेसिकली पहले मैंने अल्लाह से लगाया, दूसरा अपने पेरेंट्स और तीसरा टीचर्स के साथ। तो ये 3 जो चीज़ें हैं, ये 3 जो बंदे हैं, जो शख्स हैं, इनके साथ आपने हमेशा अच्छा करें और अपने दोस्तों के साथ मदद करें। आप दोस्तों की मदद करेंगे, आपके लिए मुश्किल होगा कि आपका अपना टाइम ज़ाया हो रहा होता है, लेकिन आप जब दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला आपको उसका सिला भी ज़रूर देता है। हो सकता है कि आपका वो दोस्त कामयाब ना हो जाए, लेकिन आप कामयाब ज़रूर होगे उसको समझाने से। आपके नॉलेज में कमी नहीं होती, लेकिन अगले बंदे के नॉलेज में इजाफा हो जाता है। दैट्स वाई दूसरों की मदद ज़रूर करें, अपने पेरेंट्स की बातें मानें और अल्लाह को नाराज़ ना करें। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए और आप सबको आपके पसंदीदा जो मंजिल है, जो आप